हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू ऑल। तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं इसके आगे वाली जो वीडियो है उसके अंदर आपको अगले जो टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो यहाँ तक आपको जो भी डाउट्स रहे हों, जो भी क्वेरीज रहे हों, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन तक पूरा कवरअप करवा दिया है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और उसको हम किस तरीके से निकालते हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगली हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो वो होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो हम पढ़ेंगे यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम किस तरीके से निकालते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, एक s का ऑर्बिटल होता है और p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। और ये s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल जो होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं। और आपस में इंटरमिक्सिंग करके ये यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट करेंगे वो होगी sp3, है ना। अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा तो यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बन जाएंगे, तो भी आपके 4 ही बन जाएंगे। तो ये जो शेप बनता है ये आपने देखा होगा कि ये ट्राइगोनल प्लेनर का होता है। अब अगर हम टेट्राहेड्रल का बनाएं तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरीके से ऊपर आ जाता है, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक इस तरीके से साइड में आ जाएगा। इस तरीके से जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो साइड बाय साइड आ जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ सो हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख जाती है, sp3 यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ऑर्बिटल डायग्राम। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे CH4 लेते हैं। CH4 क्या हो जाता है, CH4 मीथेन हो जाता है। तो हम कार्बन को लेते हैं और कार्बन का कन्फिग्रेशन लिखेंगे। सो आप जानते हो कि कार्बन के एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं सो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर मैं 6 की बात करूं सो कार्बन को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो जाता है यहाँ पर 6। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1s2 2s2 और 2p2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s2 और ये हो गया 2p2। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2p की अगर मैं बात करूं तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये ग्राउंड स्टेट होता है। अगर हम यहाँ पर ले जाते हैं किसमें, उसको एक्साइटेड स्टेट में, सो 2s से देखो अगर हम उसको किस में ले जाते हैं, अगर हम कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाता है, 2p में चला जाता है। तो 1 2 और 3। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, देखो 3 खाली ऑर्बिटल हैं, वो 3 खाली ऑर्बिटल यहाँ पर जो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल हैं उसके साथ में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। और ओवरलैप करके यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो CH4 आपका क्या हो जाएगा, CH4 आपका मीथेन हो जाएगा। कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, 2s2 2p2 इसकी क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, है ना। और यहाँ 2s से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा। इस तरीके से 4 खाली ऑर्बिटल मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये देखो इस तरीके से आपके 4 खाली ऑर्बिटल आ जाएंगे, है ना। और इन चारों खाली ऑर्बिटल्स के साथ में p नहीं रहता है, हाइड्रोजन के पास में क्या रहता है, s ऑर्बिटल होता है। और s ऑर्बिटल इस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से चारों हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर आकर कंबाइन हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर sp3 और sp3 हो जाएगी, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इन चारों जगह पे आपका हाइड्रोजन 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 जो एटम है वो आकर यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर हम कार्बन को ले लेंगे,
और कार्बन के साथ में हमारे जो चारों की चारों हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आ जाएंगे और उनको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। और ये यहाँ पर शो कर रहा है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो मीथेन जो है, मीथेन ग्रुप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर माना जाता है, जिसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो क्या कर रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम इसके बाद में बात करते हैं मीथेन के बाद में अगर हम बात करें sp3 के बाद में अगर हम बात करें तो अगली हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। देखो ये तो हमने बात करी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, है ना। sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी अगर हम बात करेंगे तो s का एक ऑर्बिटल हम ले लेंगे और p के कितने ऑर्बिटल ले लेंगे, p के हम ले लेते हैं 3 ऑर्बिटल। s का हम एक ऑर्बिटल लेते हैं और p के कितने ऑर्बिटल्स ले लेते हैं, p के हम ले ले रहे हैं 3 ऑर्बिटल। तो s का एक ऑर्बिटल कंबाइन होगा और p के 3 ऑर्बिटल, और अभी यहाँ पे d का एक ऑर्बिटल भी आ जाएगा। तो हम एक d का ऑर्बिटल भी यहाँ पर ले लेते हैं। आप चाहो dz² ले लो, आप चाहो तो dx² - y² ले लो। क्योंकि अगर हम d की बात करते हैं तो d में 5 होते हैं बच्चों। ये हो जाता है dxy, dyz, dzx, dx² - y² और ये हो जाएगा dz²। तो इस तरीके से जो 5 ऑर्बिटल हैं वो आप ले लोगे और वो आप लेकर यहाँ पर इसको बना सकते हो। तो s का 1 ले लिया, p के 3 ले लिए और d का कितना ले लिया है, d का 1 ले लिया है। तो इस तरीके से कितने खाली ऑर्बिटल यहाँ पर बने हैं, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बने हैं। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बने हैं। s का 1 हो चुका है, p के 3 हो चुके हैं और d का 1 हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी तो ये 5 खाली ऑर्बिटल को हम किस तरीके से कंबाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 एक्सियल होते हैं और बाकी के 3 जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वेटोरियल हो जाते हैं। देखो, है ना। तो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का ऑर्बिटल डायग्राम हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं बात करूँ तो sp3d, 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 sp3d और sp3d हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो PCl5 को हम यहाँ पर ले लेते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना। और फॉस्फोरस को ले लेते हैं। अब फॉस्फोरस कितना होता है, अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो कितना होता है कन्फिग्रेशन फॉस्फोरस का, है ना। फॉस्फोरस का कन्फिग्रेशन हो जाता है 3s2 और 3p3, है ना। फॉस्फोरस कितना हो जाता है 3s2 और 3p कितना हो जाएगा, 3p3 हो जाएगा, है ना। ठीक है। अभी हमको क्या करना है, जो s ब्लॉक का 1 इलेक्ट्रॉन है उसको आगे वाले ऑर्बिटल में क्या कर देना है, पुश कर देना है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे चला जाएगा, 3D के अंदर चला जाएगा। देखो इस तरीके से। तो 1 2 3 तो ऑलरेडी थे। ये कौन सी स्टेट थी, ये थी हमारी ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन किस में चला गया है, एक्साइटेड स्टेट में गया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ने जंप कर दिया। सो दैट्स वाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d। कितनी हो गई हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। अब इसका अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो ऑर्बिटल डायग्राम इसका किस तरीके से बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 2 एक्सियल होते हैं और बाकी के 3 इक्वेटोरियल होते हैं। पता है Cl5 क्लोरीन है। सो आप जानते हो अच्छी तरीके से कि क्लोरीन के अंदर कौन सा ऑर्बिटल होता है, क्लोरीन जो होता है उसके अंदर कौन सा ऑर्बिटल होता है। सो क्लोरीन के अंदर होता है 3pz ऑर्बिटल बच्चों। तो ये जितने भी 3pz ऑर्बिटल है वो इसके साथ में आके कंबाइन हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँगी तो यहाँ पर मैं हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करूँगी सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा ये।
और ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूंगी तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन था उसने इधर जंप किया और यहाँ पे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, तो इसीलिए sp3d जब भी बनता है तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। ये PCl5 का स्ट्रक्चर अगर कॉमन बनाते हो तो कॉमन इस तरीके से बनता है बच्चों, है ना। P सेंटर पे आ जाता है और आसपास जो पांचों साइड होती हैं उन पांचों साइड के ऊपर क्या अटैच हो जाते हैं, उन पांचों साइड के ऊपर क्लोरीन एटम जो आपके रहते हैं, Cl एटम जो आपके रहते हैं वो आपके अटैच हो जाते हैं। तो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम मतलब सेंट्रल पे पाया जाता है और उसके आसपास जो 5 साइड होती हैं उन 5 साइड के ऊपर क्या हो जाता है, उन 5 साइड के ऊपर हमारे जो क्लोरीन एटम रहते हैं वो क्लोरीन एटम आकर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो बनता है वो PCl5 का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये मैंने आपको पूरा जो कंप्लीट सिनेरियो था वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद में आपको जो भी डाउट्स रहें, जो भी क्वेरीज रहें वो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरीज आती है, कोई भी डाउट आता है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप लोग पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए। बाकी आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली मैं हूँ उसको सॉल्व करवाने के लिए, सो टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। बाकी बस पढ़ते जाओ और कोई भी दिक्कत रहे, कोई भी प्रॉब्लम रहे, ठीक है, तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगी। तो बच्चों फिर हम मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहे तो उसको आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल, है ना। उसके बाद में आपको जो भी प्रॉब्लम रह रही है वो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालें, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, ठीक है। इसके पुराने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और उसको भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं डेफिनेटली आपकी वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय।